हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लर्न। साथियों, आज हम सीटेट का पेपर कराएंगे जो 25 जनवरी 2023 में हो चुका है और इस वीडियो में गणित का सॉल्व पेपर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं गणित का। 1 to 5 के लिए ये पेपर है। प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 आकलन की अपरिष्कृत विधियों को गणित शिक्षण अधिगम की प्रमुख समस्या के रूप में पहचान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संदर्भ में सबसे कम उपयुक्त है? इसने क्या पूछा है? सबसे कम मतलब जो ज्यादा नहीं, सबसे कम हो, मतलब नेगेटिव आपको ढूंढना है। ठीक है। आकलन की अपरिष्कृत विधियां गणित को यांत्रिक गणनाओं के रूप में देखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं। तो ये सही है, ये पॉजिटिव है। आकलन की अपरिष्कृत विधियां गणित को लेकर डर व असफलता का भाव उत्पन्न करती हैं। तो क्या ऐसा होता है? ये देखते हैं। गणित में आकलन की विधियों में विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने का व्यापक दायरा है। प्रतिपुष्टि, यहाँ फीडबैक आ गया तो ये आपका नेगेटिव रहेगा। मैं फीडबैक या प्रतिपुष्टि वाला कभी भी ऑप्शन सही नहीं करना है। गणित में आकलन की विधियों के कारण अधिकांश विद्यार्थी गणित की मांगों को पूरा करने में स्वयं को कमजोर तथा अयोग्य पाते हैं। गणित में आकलन की विधियों के कारण अधिकांश विद्यार्थी गणित की मांगों को पूरा करने में स्वयं को कमजोर तथा अयोग्य पाते हैं। तो इसमें क्या पूछा है? सबसे कम उपयुक्त है, तो इसमें नेगेटिव पूछा है। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आकलन की विधियों में विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने का दायरा व्यापक दायरा है। अगला प्रश्न देखते हैं, 48। गणित अधिगम के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? गणित अधिगम के दौरान बच्चों द्वारा जो त्रुटियां करते हैं वो संदर्भ में क्या सत्य है? आपका जो दिया गया है उसमें से देखना है। त्रुटियां बच्चों की अधिगम प्रक्रिया की सूचक हैं और इसलिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, हमें जब बच्चा गलतियां कर रहा है तो उसे डांटना नहीं है, उसे अनदेखा नहीं करना है। वो भी उस सीखने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है या भाग है। तो ये सही रहेगा। त्रुटियां शिक्षक की योग्यता में कमी की सूचक हैं। क्या है? त्रुटियां शिक्षक की योग्यता में कमी की सूचक है। जो त्रुटियां होती हैं वो योग्यता में क्या एक कमी की सूचक है? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। त्रुटियां शिक्षकों के लिए एक बोझ बन जाएंगी क्योंकि उन्हें अवधारणा को दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता होगी नहीं। कितनी भी बार मेहनत की जाए लेकिन बच्चा गलती कर रहा है तो ये नहीं कि हम उसे डांटेंगे या उसे पढ़ाना छोड़ देंगे, उसे बार बार समझाएंगे अच्छे से जब तक उसकी समझ ना आ जाए, अलग अलग तरीके अपना के। तो ये भी गलत हो जाएगा। हमें पॉजिटिव ही लेना है। बच्चा चाहे गलती करे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहे, कैसी भी तरीके से पढ़ना चाहे, हमें बच्चे के अकॉर्डिंग चलना है, न कि हमें क्लास या सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। तो हमें बच्चे के अकॉर्डिंग शिक्षक को चलना है, अध्यापक को। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे को अध्यापक के अकॉर्डिंग चलना है। पहले जैसे होता था, लेकिन जो अब नए अध्यापन आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। अब बच्चों के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल ए इसमें सत्य है। 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आधारित गणित शिक्षण की विशेषता नहीं है? कौन सी योग्यता आधारित गणित शिक्षण की विशेषता नहीं है? नेगेटिव पूछा है। अधिगम के प्रतिफल स्पष्ट और मापने योग्य होते हैं। अधिगम के जो प्रतिफल होते हैं स्पष्ट और मापने योग्य होते हैं। अगला देखते हैं। शिक्षण शास्त्र गतिविधियों, अनुभवों तथा कला खेल प्रौद्योगिकी के समाकलन पर आधारित होता है। इसने क्या पूछा था? ये भी सही है, लेकिन इसने नेगेटिव पूछा है और ये भी सही है। तीसरा देखते हैं। बच्चों का अधिगम प्रतिफल के अगले स्तर पर बढ़ना उनके वर्तमान स्तर पर एक निश्चित स्तर की दक्षता हासिल करने पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन। प्राथमिक रूप से रचनात्मक आकलन का उपयोग किया जाता है और कौशल या अवधारणाओं का आकलन कई संदर्भों में किया जाता है। तो ये भी सही है। पहले अगर आपके समझ नहीं आए तो इसमें एक संदर्भ शब्द मिल गया, वैसे सही है। लेकिन जो तीसरा है ये नेगेटिव है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा।
अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 50। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। नेगेटिव पूछा है कि जो गणित शिक्षण के लिए एक सामग्री इसमें पूछी, कौन सी सामग्री है जो उपयुक्त नहीं है। डाइंस ब्लॉक, कोणमापी, टेसिलेशन जिसे टाइलिंग बोलते हैं, या फिर 10 ग्राम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कोणमापी। क्या हो जाएगा? कोणमापी इसका उपयुक्त तरीका नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाँ, अब 51 देखेंगे। एक प्राथमिक कक्षा का गणित शिक्षक बच्चों को समान गुणों वाली संख्या को गिनने में संलग्न रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस गतिविधि का उद्देश्य नहीं हो सकता है। इसमें भी क्या पूछा? नेगेटिव पूछा है इसने। ठीक है, तो देखते हैं। वर्गीकरण का कौशल सीखना, आकृतियों के बारे में सीखना, गिनती के बारे में सीखना, अनुमान तथा सन्निकटन के बारे में सीखना। इसने क्या पूछा है? नहीं, गतिविधि का उद्देश्य नहीं हो सकता। वर्गीकरण का कौशल सीखना सही है, आकृतियों के बारे में सीखना, गिनती के बारे में सीखना ये भी सही है, लेकिन अनुमान लगा के सन्निकट के बारे में सीखना, तो यहाँ अनुमान ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। 52 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार सभी बच्चों की बुनियादी साक्षरता एवं सांख्यिकी स्तर तक पहुंचाना एक आवश्यक राष्ट्रीय मिशन बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बुनियादी सांख्यिकी का अर्थ है, क्या अर्थ है? विभिन्न प्रकार की संख्याओं को समझने की योग्यता। ये अर्थ है क्या? भारतीय संख्याओं पर मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने की योग्यता। शिक्षार्थियों में केवल गिनने के कौशल के विकास की योग्यता। इसमें केवल आ गया, गलत हो जाएगा। संख्याओं के ऐतिहासिक विकास को जानना, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऐतिहासिक विकास। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। अब हमें इसमें सही आंसर देखना है। तो पहला क्या कह रहा है? विभिन्न प्रकार की संख्याओं को समझने की योग्यता। ठीक है, योग्यता इसमें आ गई, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा इसमें सक्रिय, भारतीय संख्याओं पर मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने की योग्यता। तो ये सही है, विभिन्न प्रकार की संख्याओं को समझने की योग्यता ये नहीं है, भारतीय संख्याओं पर मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने की योग्यता इसका एक सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ये बुनियादी, वैसे नहीं देखना हमें, ये बुनियादी में रखा गया है, बुनियादी शिक्षा में रखा गया, उसके अकॉर्डिंग देखना है। ये प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन सही है? सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन बी है सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन 3 है 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन 4 है एक अभाज्य संख्या को 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1 से 10 के बीच, 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं हैं। आप निकाल के देख लीजिए, 1 से 10 के बीच में। ठीक है, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। याद रखें, 1 से 4 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं, बाकी की ये सभी गलत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। 55 है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से बच्चों में गणित के प्रति सबसे अधिक सामान्य भ्रांति क्या है? क्या पूछा है? 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से बच्चों में गणित के प्रति सबसे अधिक जो सामान्य भ्रांति है वो क्या है? देखें ऑप्शन। गणित केवल संख्या के बारे में नहीं है, सही है। गणित वास्तव में बहुत रुचिपूर्ण है, ये भी सही है। गणित में कुछ अमूर्तनों की आवश्यकता होती। अमूर्त चीजें क्या होती हैं? जो दिखती नहीं है। ठीक है, मूर्त क्या होती है? जिसे हम टच करके या देख कर भी बता सकते हैं। गणित बहुत मुश्किल है, अतः एक भयावह विषय है। तो इसने क्या पूछा था?
सामान्य भ्रांति क्या है? जो सामान्य भ्रांति है, गणित बहुत मुश्किल है। जैसे कुछ लोगों के अंदर, मोस्टली लड़कियों के अंदर ये एक डर होता है कि लड़कियां हमेशा गणित से दूर भागती हैं कि उन्हें गणित बहुत टफ पड़ेगा और सब्जेक्ट में इतना उन्हें इजी लगता है, लेकिन गणित थोड़ा टफ लगता है। तो लड़कियों के मन में जो मतलब बैठा हुआ है डर कि गणित बहुत टफ होता है, जबकि लड़के उसे कर लेते हैं। लड़के भी जहाँ बायोलॉजी में भाग लेते हैं, लेकिन लड़कियों के अंदर एक डर होता है कि ये गणित गणित बहुत कठिन होता है, नहीं हो पाएगा, ये लड़कों की बस की बात है। तो ये कि सामान्य बात है ये कि गणित बहुत मुश्किल है, अतः एक भयावह विषय है, जो मोस्टली लोगों के मन में बैठा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। 56 है, समय की अवधारणा का परिचय कराते हुए एक शिक्षिका 2:45 तथा 3:15 जैसे शब्द एक साथ उपयोग करती है, उसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? वो दो शब्द यूज कर रही है, 2:45 तथा 3:15। पौने तथा सवा की वर्तनी विद्यार्थियों को सिखाना चाहती है। अंक घड़ी प्रस्तुत करने का आधार निर्माण है। पौने तथा सवा शब्दों में अंतर बताना। अपने विद्यार्थियों को गुजरे हुए समय एवं शेष समय के बीच संबंध बताने में सहायता करना। ठीक है, तो आपको पढ़ने में कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। जो शिक्षिका है वो क्या कार्य कर रही है कि बच्चे हैं उनको 2:45, जो 3 में अभी बाकी समय रह गया है उसके बारे में, और जो 3 के ऊपर जो समय हो गया उसके बारे में, वो दोनों में क्या दिखा रही है? अंतर दिखा रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 57 है, निम्नलिखित में से गणित में परीक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गणित के परीक्षण में कौन सा कथन सही है? रचनात्मक उपलब्धि परीक्षण में नैदानिक परीक्षण की कोई भी विशेषता नहीं होती है। क्या कह रहा है? रचनात्मक उपलब्धि परीक्षण में नैदानिक परीक्षण की कोई भी विशेषता नहीं होती है। अगला देखते हैं, नैदानिक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण यदि आवश्यक हो दिया जाता है। नैदानिक क्या होता है? हमें किसी भी समस्या को देखना। तीसरा है, योगात्मक परीक्षण उत्पाद उन्मुख है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी ये दोनों सही हैं, लेकिन ए क्या है? गलत है, क्योंकि रचनात्मक उपलब्धि में नैदानिक परीक्षण की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम तभी भी उसका परीक्षण कर सकते हैं जब उसकी समस्या को देख सके। ठीक है, तो इसमें बी और सी दोनों सही होंगी। ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 3 में है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा सही। 58 है, कथन ए कथन बी को सिद्ध करने के लिए सुधा बी नहीं मानकर उपपत्ति शुरू करती है और ए नहीं पर पहुंचने का तर्क देती है। सुधा ने किस विधि का प्रयोग किया है? आगमन उपपत्ति, निर्माण उपपत्ति, निःशेषण उपपत्ति, या फिर प्रतिष्ठित या फिर प्रतिपरिवर्तित उपपत्ति। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिवर्तित उपपत्ति। किसका किया है सही? उसने प्रतिवर्तित, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या कर रही है? आपस में ही इंटरचेंज कर रही है, परिवर्तित कर रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिवर्तित या प्रतिस्थिति उपपत्ति। अगला देखेंगे, यहाँ 59 है, एक बच्चे ने निम्नलिखित रूप से दो संख्याओं को जोड़ा, 23 प्लस 47 47 इजुकल टू 20, फिर प्लस 40 प्लस 10 इजुकल टू उसने जोड़ के दे दिया 70। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से उपरोक्त समस्या के संबंध में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? यह योग की गलत युक्ति है, योग को दाएं से बाएं की तरफ ही करना चाहिए, बच्चे ने योग की अवधारणा को नहीं समझा है, यह योग की वैकल्पिक युक्ति है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि यह योग की गलत युक्ति है। योग को दाएं से बाएं की तरफ ही करना चाहिए, बच्चे ने योग की अवधारणा को नहीं समझा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह योग की एक वैकल्पिक युक्ति है। कैसी है? वैकल्पिक युक्ति। अगर इस तरीके का प्रश्न आ जाए तो आपको वैकल्पिक युक्ति पर टिक करना है। ठीक है, कौन सी युक्ति है ये? वैकल्पिक युक्ति है। बच्चों को कभी गलत नहीं ठहराना, इतना ध्यान रखें आप। साथियों, आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो ठीक है साथियों,
आज की वीडियो में बस इतने ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।